हेलो फ्रेंड्स, रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, जिसके अंतर्गत इसके हम आज डेफिनेशन समझेंगे, क्या क्या इनके कॉजेज़ होते हैं, क्या हमको जो है साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म होंगे उनके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। तो जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड बेहतरीन नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम माइस्थेनिया ग्रेविस का एक बार ओवरव्यू ले लें। याद रखिएगा, ये जो बीमारी होती है क्रॉनिकल, ऑटो इम्यून और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रॉनिकल से मतलब क्या है कि ये जो बीमारी होती है काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बीमारी है। ऑटो इम्यून से मतलब क्या होता है, जब आपकी इम्यून सिस्टम आपके लिए कैसी हो जाए, घातक हो जाए और उस कंडीशन में कोई बीमारी कॉज कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर से मतलब है कि यहाँ आपको नर्व और मसल्स में जो है अफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो मसल्स और न्यूरॉन्स होती हैं वो प्रभावित होती हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में जो भी डिजीज़ कॉज होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिस डिजीज़ अफेक्ट योर वॉलंटरी मसल्स। ये जो बीमारी होती है, याद रखिएगा, आपकी वॉलंटरी मसल्स को जो है अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं। और ये जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो किन से रिलेटेड होती है, तो याद रखिएगा, आपकी आइज़, आईलिड, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, च्यूइंग से, च्यूइंग का मतलब होता है चबाने से, स्वेलिंग, ठीक है, निगलने से, कोई चीज़ आप जैसे पानी निगल रहे हो, ठीक है, पानी पीने में, या आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, या आपका स्पीकिंग, यानी कि जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो उस समय जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कब? जब आपकी वॉलंटरी मसल जो हैं कैसी हो जाएं, वीक हो जाएं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आपको माइस्थेनिया ग्रेविस होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा, दिस डिजीज़ अकर एट एनी एज। ठीक है, ये जो बीमारी है जनरली किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसी वुमेन जिनकी एज 40 ईयर्स से कम है उनमें जो है ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम मेल की बात करते हैं तो ये जो बीमारी होती है, याद रखिएगा, 60 साल से जो ऊपर के व्यक्ति मेल जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपकी। ठीक है, इट यूजली अफेक्ट ए क्रेनियल नर्व। इसमें क्या होता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो आपकी प्रभावित होने लगती हैं। चलिए न्यूरोमस्कुलर की हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर यहाँ पे समझना है आप लोगों को। याद रखिएगा, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइस्थेनिया ग्रेविस कैसी बीमारी है, एक क्रॉनिकल, ऑटो इम्यून और हमारी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, किस पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। याद रखिए कि जंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जंक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपस में मिल रही हो। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ संगम हो रहा हो किसी का, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे किसका संगम हो रहा है, यानी कि किसका मिलान हो रहा है, तो याद रखिएगा आपके नर्व और मसल्स का। ठीक, तो नर्व और मसल्स का जहाँ संगम होता है, यानी कि जहाँ जंक्शन होता है, वहाँ पे होता क्या है कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ की ओर होगा, तो याद रखिएगा नर्व से आपके मसल्स की ओर। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे हैं। ठीक है, जो ये ट्रांसमिशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नर्व और मसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एटियोलॉजी की, क्या क्या इनके कॉजेज़ होते हैं। तो पहली बात तो याद रखिएगा, ये जो बीमारी होती है इडियोपैथिक बीमारी है। ठीक है, इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, अननोन कॉज। ठीक है, हम लोगों को कोई डेफिनेट कॉज नहीं मालूम है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये जो बीमारी है वो इसी कारण होती है। ठीक है, लेकिन एक जो है क्या है, हम लोगों ने एक अनुमान लगाया है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं जिनके कारण ये बीमारी होती है। तो सबसे पहली संभावना क्या है, एजिंग फैक्टर। ठीक है, कुछ तो जो है ये ऐसे संबंधित होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो बीमारी होती है वो किसी भी उम्र में आपको हो सकती है, लेकिन जनरली देखा गया है जो महिलाएं होती हैं जिनकी एज जो है 40 ईयर्स से कम है उनको ये हो सकती है। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो जिनकी एज अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था 60 ईयर्स से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस केस में जो है ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर से मतलब क्या है, यदि आपका मतलब जो है अगर माँ बाप में ये बीमारी है,
ठीक है। तो उनके जो भी संतान होगी उसमें ये बीमारी होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। अगला क्या हमारा थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया तब जो है ये बीमारी आपको कॉज हो सकती है। नेक्स्ट क्या हमारा लॉस ऑफ एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये हमारा क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है इस पे क्या होते हैं एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर क्या होते हैं जो एसिटिल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं रिसेप्टर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलाइन है, ठीक है। तो उसी के नाम से हमने उस रिसेप्टर का नाम दे दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है जो ये एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर है वो कैसे हो जाते हैं आपके ये प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है जो थायराइड ग्लैंड एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, ठीक है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या होता है कि एसिटिल कोलाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे अटैच हो जाता है। अब अटैच हो गया तो इसका मतलब क्या होगा एसिटिल कोलाइन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, वो क्या हो गया उसके लिए ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब वो जो है वो मसल्स में आपका इंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से ही एंटीबॉडी ने जो है आपके एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर को क्या कर दिया है ब्लॉक कर दिया है या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। तो एक कारण ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स की कि आपको माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन कौन से जो है लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा याद रखिएगा जो मसल्स होती है वो कैसी हो जाती है यहाँ पे वीक हो जाती है कमज़ोर हो जाती है। खासतौर से जैसे आपको जो है नेक और लिम्ब, ठीक है, आपके हाथ पैर और गर्दन की जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं यहाँ पे वीक हो जाती है, ठीक है। आपको टॉसिस देखने को मिलेगा। टॉसिस क्या होता है ड्रूपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड्स, ठीक है। ये आप जैसे कि देख रहे हैं ये हमारे जो है टॉसिस कंडीशन होती है, ठीक है। टॉसिस में क्या होती है जो आपकी पलकें होती हैं वो क्या हो जाती हैं लटक जाती हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पलकें जो है आपकी गिरने लगती हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं ये जो कंडीशन होती है वो टॉसिस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। पलकें यहाँ क्या हो जाती हैं लटकने लगती हैं, ठीक। जो भी लटकना होता है, ठीक है, याद रखिएगा ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है लटकना, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ लटकी है आपकी आईलिड्स यानी कि पलकें, जो पलकें लटकने लगती हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग टॉसिस कहते हैं, ठीक है। या तो आपको ये एक आँख में हो सकती है या फिर आपके दोनों आँख में हो सकती है। नेक्स्ट क्या हमारा डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है डबल विज़न। क्या होता है डबल विज़न। यहाँ पे आने की कोई भी आप चीज़ देखोगे तो उसको जो है आपको दो चीज़ें वहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा डिस्फोनिया। डिस्फोनिया का मतलब क्या होता है जब आप प्रॉपर तरीके से बोल ना पाएँ, ठीक है, इम्पेयर स्पीकिंग। अगला क्या हमारा डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को निगलने में आपको प्रॉब्लम होती हो, ठीक है, डिफ़िकल्टी आपको महसूस होती हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा डिस्पीनिया, ठीक है। पीनिया का मतलब क्या होता है ब्रीथिंग होती है हमेशा याद रखिएगा। डिस का मतलब डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे जो है आपको सांस लेने में यानी कि ब्रीथिंग में जो है आपको प्रॉब्लम होगी। अगला क्या हमारा डिफ़िकल्टी इन चूइंग, ठीक है, चबाने में आपको दिक्कत होगी। अगला क्या हमारा चेंज फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा हो सकता है चेंज हो सकता है, ठीक है। अगला क्या हमारा ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो माउथ देखिए एक तरफ कैसा हो गया लटक गया है, ठीक है। वो भी सब कहाँ पे कॉर्नर साइड पे, जैसे कि आपका ये आपके क्या है माउथ है, ठीक है, ये आपका माउथ है तो कॉर्नर साइड ये जो कॉर्नर होता है वो क्या हो जाएगा ड्रूप हो जाएगा, ठीक है, लटक जाएगा। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ कहते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की कि अगर इसका प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट ना करें तो आगे चल के जो है आपको क्या कंडीशंस जो हैं जटिल कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहला हमारा माइस्थेनिया क्राइसिस है। माइस्थेनिया क्राइसिस याद रखिएगा ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है जीवन के लिए बहुत ही गंभीर समस्या, ठीक है, बहुत ही मतलब जो है क्रिटिकल कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं एकदम इतनी वीक हो जाती हैं कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, ठीक। और याद रखिएगा ये जो वॉलंटरी मसल्स होंगी वो किससे संबंधित होंगी आपकी ब्रीथिंग से संबंधित होंगी। अब आप खुद ही समझिए सोचिए आप यहाँ पे कि आप ब्रीथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पर अगर ये मसल्स किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो जाएं तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो अगर इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है कि व्यक्ति वहाँ पे डेड भी हो सकता है,
ठीक है। अगला क्या हमारा थाइमस ग्लैंड ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये भी कंडीशन जो है यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड है उसमें किसी भी प्रकार का कैंसर कॉज हो सकता है। चलिए इसकी हम आप बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग एक बार नॉर्मल कंडीशन में देख लेते हैं कि किस प्रकार जो है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपकी क्या है, नर्व है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये हमारी क्या है, नर्व है, ठीक। नर्व का जो लास्ट पार्ट होता है क्या कहलाता है, सिनेप्टिक नोब्स कहलाता है, ठीक। सिनेप्टिक नोब में कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे कि एसिटिल कोलाइन, ठीक। तो ये जो एसिटिल कोलाइन होता है क्या होता है, बिल्कुल रिलीज होकर, ठीक है, हमारे जो एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर्स, ठीक है, ये रिसेप्टर कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा जो मसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन में जो है ये रिसेप्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रिसेप्टर जैसा, मतलब याद रखिएगा जैसा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसी के नाम का हमारा रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेप्टर का क्या नाम होगा आपका, एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि वो किसको रिसीव कर रहा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन को, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे इसकी मेम्ब्रेन पे देखिए ध्यान से, ये हमारे होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एसिटिल कोलाइन को रिसीव कर लेंगे, रिसीव करने के बाद में जो है ये मसल्स में छोड़ दिए जाते हैं आपके, ठीक। इस प्रकार जो है यहाँ पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। एक बार जब ट्रांसमिशन हो जाता है तो हमारी मसल्स कैसी हो जाती हैं, वहाँ पे कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या होता है, वो मसल जो है हमारा प्रॉपर तरीके से अब जो है यहाँ पे फंक्शन करने लगेगी, ठीक है। जो उसका काम होगा वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको जो है नॉर्मल कंडीशन में नर्व इम्पल्स का किस प्रकार ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में, यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के पैथोफिजियोलॉजी की। अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल कंडीशन में किस प्रकार जो है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है नर्व और मसल्स के बीच में, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में क्या होता है। याद रखिएगा जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, खास तौर से हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है, विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या होता है, जो आपके एसिटिल कोलाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उन पर अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच होने के बाद में क्या होगा कि जो एसिटिल कोलाइन रिलीज हो रहा होता है वो कायदे में क्या होना चाहिए, जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एसिटिल कोलाइन उससे बाइंड होना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पे एंटीबॉडी पहले से ही जो है बाइंड कर गई है, तो आपका एसिटिल कोलाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से उस रिसेप्टर से उसको अटैच नहीं होने देता है, ठीक है। तो जब अटैच नहीं होने देगा तो क्या होगा, एसिटिल कोलाइन जो है मसल्स में पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक हो गया रास्ता पूरा, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ जो है रिसेप्टर्स, चूँकि एंटीबॉडी वहाँ पे अटैच हो गई है तो जो आपके रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कुछ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होता है क्या है कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो हमारे मसल्स में नहीं जा पाता है। फलस्वरूप आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा, याद रखिएगा जो मसल्स होगी आपकी कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में हो जाएंगी, ठीक है, कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं होगी। जब कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं होगी तो वो प्रॉपर तरीके से जो है वहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन होती है आपकी, याद रखिएगा माइस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख भी रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एसिटिल कोलाइन है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए फिगर में, ये हमारे जो है रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये वाले क्या है रिसेप्टर्स हैं, और इसमें क्या अटैच हो गई, ये हमारी जो है एंटीबॉडीज अटैच हो गई, ठीक। अब बताइए, अब जब एंटीबॉडी अटैच हो गई तो क्या ये रास्ता इसने ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे हमारा एसिटिल कोलाइन था जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो अब हमारे रिसेप्टर से अटैच हो ही नहीं पाएगा। जब अटैच नहीं होगा तो ये मसल्स में क्या ट्रांसफ़र हो पाएंगे, ठीक है। जब ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी मसल्स थी वो प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, यानी कि मसल्स जो है बिल्कुल एकदम वीक हो जाएंगी और अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। आशा करता हूँ कि आपको पैथोफिजियोलॉजी एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, किस प्रकार जो है हम लोग उसका डायग्नोसिस करके ये कंफर्म कर देते हैं कि हाँ व्यक्ति को जो है या पेशेंट को जो है माइस्थेनिया ग्रेविस है, ठीक। तो सबसे पहला क्या हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें डॉक्टर जो है कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट करता है, जैसे कि आपका रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति जो है एकदम कोई अटेंडेंट जो है एकदम अचानक कोई रिस्पॉन्स करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका
रिफ्लेक्सेस कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है इसमें आपका जो फिजिशियन है वो मसल स्ट्रेंथ को चेक करता है, ठीक, मसल स्टोन को चेक करता है, सेंस ऑफ टच एंड साइट को चेक करेगा। अगला क्या है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या है, यहाँ पे बॉडी बैलेंस से संबंधित है कि वो अपने जो है प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला क्या है बैलेंस। ठीक है, संतुलन देखते हैं कि वो अपनी बॉडी को जो है संतुलित कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस टेस्ट है। डायग्नोसिस टेस्ट है हमारा टैंसिलियन टेस्ट। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, जो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप उसको आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारी बीमारियों के डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जो है पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। चलिए अगला क्या हमारा आइस पैक टेस्ट। ठीक है, आइस पैक टेस्ट में क्या होता है, जो फिजिशियन होता है इसमें क्या होता है कि जो आपकी ड्रूपिंग आइज़ है, ठीक है, ड्रूपिंग आइज़ का मतलब भी मैंने क्या बताया था, जो आपकी आईलिड जो होती हैं यानी कि जो पलकें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नीचे की ओर लटक जाती हैं। ठीक, अब ये जो लटकी हुई हैं तो उसको क्या करता है फिजिशियन, कुछ देर के लिए आइस पैक जो है रख देता है। ठीक है, रखने के बाद में 2 मिनट बाद में जो है आइस पैक को हटा लेता है। फिर वो जो है इसके बाद में वो चेक करता है, आपके ड्रूपिंग आई को चेक करता है कि कितना जो है पेशेंट को आराम मिला है। अगला क्या हमारा ब्लड टेस्ट चेक करता है, ठीक, सीटी स्कैन के द्वारा। नेक्स्ट क्या हमारा एमआरआई के द्वारा। चलिए अगला हमारा डायग्नोसिस टेस्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में आपकी मसल्स और नर्व सेल्स में जो है विद्युत संकेत जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनका पता लगाने, ठीक है, उनको ट्रांसलेट करने में और उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो है फिजिशियन किसका यूज़ करता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है हम किसके द्वारा करते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा करते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ये फिगर में देख रहे हैं, ये चीज़ क्या होती है, ये इलेक्ट्रोड होती है। इसके द्वारा जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका ट्रांसलेट किया जाता है और उसको जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, याद रखिएगा रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर्व कंडक्शन का टेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर है इलेक्ट्रोड के माध्यम से बिजली के स्मॉल पल्सेस को जो है भेजता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है भेजता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से जो है नर्व का कंडक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के, ठीक है, किस प्रकार जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। याद रखिएगा ये एक ऐसी बीमारी है जो आप इसको प्रॉपर तरीके से इसका क्योर नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग कम कर सकते हैं कुछ दवाइयों के द्वारा। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कॉलिन स्टेरेज इनहिबिटर्स। क्या है पहले हमारे ड्रग्स, कॉलिन स्टेरेज इनहिबिटर। इसका काम क्या होता है, याद रखिएगा ये जो है नर्व और मसल्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन को इन्हेंस करता है, ठीक है, क्या करेगा, बढ़ाएगा। याद रखिएगा दवा इसके अंदर याद रखिएगा जो ड्रग है, क्या है हमारी ड्रग, पायरिडोस्टिकमाइन है। क्या है, पायरिडोस्टिकमाइन है। अगला क्या हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे हमारा प्रेडनिसोन, ठीक है, तो ये प्रेडनिसोन इसका काम क्या होता है, इनहिबिट द इम्यून सिस्टम। ये क्या है, इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कर देगा, जिसके फलस्वरूप होगा क्या कि आपका जो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगला क्या हमारा एंटीबायोटिक्स हैं कुछ, याद रखिएगा जैसे कि अमीकासिन है, ठीक, अमोक्सिलिन है, एम्पिसिलिन है। चलिए अगली हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, इसका काम क्या होता है, याद रखिएगा ये आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के ड्रग्स हैं, उनके याद रखिएगा नाम। पहला हमारा एजेथियोप्राइन है, ठीक है, क्या है, एजेथियोप्राइन है। नेक्स्ट हमारा सिस्क्लोस्पोरिन है, ठीक है। अगला क्या हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करते हैं, याद रखिएगा जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी भी पेशेंट को जो है आराम प्रॉपर तरीके से जो है रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तब उसके बाद जो है हम लोग सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, याद रखिएगा जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है जिसमें ट्यूमर कॉज हो रहा होता है, ठीक है, उस ट्यूमर को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा थायमोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, थायमोमा कहते हैं। तो इस ट्यूमर को थायराइड ग्लैंड से रिमूव करना क्या कहलाएगा, आपका थायमेक्टॉमी कहलाएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस चैनल या टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।